नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 13 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 14 अक्टूबर अथवा डी 11 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये 13 अक्टूबर को मनाया गया। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल अक्टूबर में दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंधेपन और दृश्य हानि के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस साल वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस की थीम है अपने आंखों से प्यार करो, लव योर आईज। गौरतलब है कि दुनिया भर में सभी आयु वर्ग के लगभग 1 अरब लोग या तो पास की नज़र या दूर की नज़र या फिर अंधेपन जैसी गंभीर दृष्टिदोष से ग्रस्त हैं। अकेले भारत में दुनिया की 20% से अधिक नेत्रहीन आबादी रहती है। इसीलिए आंखों के हेल्थ के बारे में जागरूकता और हमारी आई साइट की देखभाल करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लोहिया जी 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा, लोहिया जी गोवा आंदोलन के भी प्रणेता रहे थे। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोहिया 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों ने अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त लोहिया भूमिगत थे और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट नाम से एक रेडियो चलाया था। 1944 में लोहिया गिरफ्तार कर लिए गए और अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर जेल में बंद कर दिया। करीब 2 साल तक जेल में बंद रहने के बाद 1946 में वे रिहा हुए। इसके बाद लोहिया गोवा आंदोलन के प्रणेता भी बने। वे भारत विभाजन के सख्त विरोधी थे। साल 1963 में फर्रुखाबाद से चुनाव जीतकर लोहिया पहली बार संसद पहुंचे, लेकिन भारतीय राजनीति के महान विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 12 अक्टूबर 1967 को निधन हो गया और वो सिर्फ 3 साल तक ही संसद के सदस्य रह पाए। इतने कम समय में भी उन्होंने संसद में कई ऐसी बहसें छेड़ी जो आज भी काफी महत्वपूर्ण है। लोहिया भारत में सप्त क्रांति चाहते थे, जिनमें पुरुष और स्त्री की समानता, जन्म और जाति संबंधी असमानताओं का खात्मा, अंत, अमीर गरीब की गैर बराबरी और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने जैसे मुद्दों को वो जरूरी मानते थे। साथ ही वो सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी के भी हिमायती थे। कल इनकी पुण्यतिथि थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पुनीत सागर अभियान निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा चलाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी राष्ट्रीय कैडेट कोर, सी नीति आयोग अथवा डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा शुरू किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हाल ही में समुद्री तटों, नदियों और जलाशयों में शामिल प्लास्टिक और विभिन्न प्रकार के कचरों को निकालने के पुनीत सागर अभियान की सफलता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की सराहना की। बता दें कि पुनीत सागर अभियान एनसीसी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्र तटों, नदियों और झीलों समेत अन्य जल निकायों से प्लास्टिक और अन्य कचरों को साफ करना था। इस अभियान के माध्यम से समुद्र तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं, यानी आपको गलत कथन बताना है। पहला, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरा, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर द्वारा लागू किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिस पर 4 वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए होगी। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर द्वारा लागू किया जाएगा। पीएम डिवाइन युवाओं और महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, समर्थन उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं और आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, महाकाल मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है। दूसरा, यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणाभिमुख है यानी इसका मुख दक्षिण की ओर है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं यानी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। हम नजर डालते हैं व्याख्या पर। हाल ही में महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है। ये भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणाभिमुख है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक दक्षिण को मृत्यु का दिशा माना जाता है और लोगों द्वारा अकाल मृत्यु से बचने के लिए महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।